कुणाल घोष के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद अब टीएमसी के एक और बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। लोकसभा चुनावों के पहले विधायक का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके। तृणमूल कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाने वाले नेता तपस रॉय ने टीएमसी में इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे और उनके साथ टीएमसी के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। हाल ही में 12 नगरपालिका में भर्ती भ्रष्टाचार को लेकर ईडी तापस के घर पहुंची थी। उस समय अधीर रंजन चौधरी, नौशाद सिद्दीकी, सजल घोष जैसे नेताओं ने तापस रॉय का समर्थन किया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि तापस से काफ़ी नाराज चल रहे थे। इसके बाद से ही उनके और पार्टी के बीच दूरियां बढ़ी और बात इस्तीफे तक पहुंच गई। तापस रॉय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। वे साल 2001, 2011, 2016, 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। माना जा रहा है कि तापस रॉय जल्द ही विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके भाजपा नेता सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात होने की भी खबर है। हाल ही में उपचुनावी सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बंगाल में बीजेपी कमाल कर सकती है। टीएमसी और बीजेपी के बीच अब महज 1% वोट का फासला रह गया है। सर्वे में बताया गया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीत सकती है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चुनाव में 21 सीटें जीत सकती है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ राज्य में माहौल बना है, जिस तरह से नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, उससे साफ है कि चुनावों में ये तस्वीर बदल सकती है और बीजेपी वोटों के फासले को पाट कर टीएमसी पर बढ़त बना सकती है। सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, डेंगू और मलेरिया से करके इसे खत्म करने की बात कहने वाले उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री हैं, आपको अंजाम पता होना चाहिए। विवादित बयान देने के बाद उदयनिधि के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हुए। इन सभी मुकदमों के एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर उदयनिधि स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और अब आप सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर रहे हैं। आप आम आदमी नहीं हैं, राजनेता हैं। आपको पता होना चाहिए था कि इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आपको पता है कि आपने क्या कहा। स्टालिन की तरफ से कोर्ट में ताज़ा राज्यसभा का चुनाव हारने वाले एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो बयान को उचित नहीं बता रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि स्टालिन के खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज है और सिर्फ उन्हें एक साथ करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा तो सिंघवी ने कहा कि मुझे 6 उच्च न्यायालयों में जाना पड़ेगा। मैं लगातार इस काम में उलझा रहूंगा। इस अभियोजन से पहले उत्पीड़न होगा। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने खास तौर पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, भारतीय जनता पार्टी नेता नूपुर शर्मा, मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों का जिक्र किया। एडवोकेट की तरफ से बार कहने के बाद अदालत याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गई। इसमें अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। स्टालिन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तथ्यों पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले भी एक ही मामले से जुड़े मुकदमों को साथ जोड़ता रहा है। स्टालिन के लिए पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू में मुकदमे दर्ज हुए। असल में डीएम के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन उदयनिधि ने अपने इस बयान पर कभी खेद नहीं जताया और इसके बाद कई और विपक्षी नेताओं ने इस किस्म के बयान देने शुरू कर दिए जो सनातन धर्म को अपमानित करने जैसा था। अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में ही 2 झटके लग गए। पहला झटका उन्हें उदयनिधि स्टालिन के मामले में लगा, जब कोर्ट ने सिंघवी के सामने उदयनिधि को सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में फटकार लगाई और कहा कि आपको अंजाम पता है कि आपने क्या किया है। दूसरा झटका तब लगा जब वे मनीष सिसोदिया मामले को लेकर अचानक कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने उन्हें टकासा जवाब देते हुए कहा कि आप ईमेल कीजिए, हम सोचेंगे। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उन 2 उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के न्यायालय के 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है।
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि एक अधीनस्थ अदालत ने कहा है कि वह उपचारात्मक याचिकाओं पर फैसला होने तक जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसके जवाब में कहा कि ईमेल भेजिए, हम इस पर गौर करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को टालते हुए कहा था कि इस मामले से संबंधित अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने संबंधी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध वाली याचिका 14 दिसंबर 2023 को खारिज कर दी थी। न्यायालय ने कहा था कि साक्ष्य जांच एजेंसी के इस आरोप का अस्थायी रूप से समर्थन करते हैं कि शराब के कुछ थोक विक्रेताओं को 338 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को घोटाले में उनकी भूमिका के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट की जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा जमा कर उस पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर खोलना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने पहले भी अरविंद केजरीवाल को जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन तब केजरीवाल की तरफ से अजब गजब दलीलें दी गई। पहले कह दिया गया कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को गलत जानकारी दी, फिर कहा कि पहले दूसरी जगह दो दफ्तर के लिए। केजरीवाल के इस दांवपेच को किनारे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जमीन खाली करने का आदेश दिया और इसके लिए 15 जून की तारीख तय भी कर दी। अब आम आदमी पार्टी को 15 जून से पहले उस जगह को खाली करना होगा। आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाउस एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आम आदमी पार्टी के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाईकोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है, वहां दफ्तर नहीं चला सकते। इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है। शिकायत है कि पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। यहाँ पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें दफ्तर बना लिया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे और इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को आवंटित की है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। महुआ मोइत्रा ने पहले रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे और दौड़कर हाईकोर्ट पहुंच गईं और ये मांग कर डाली कि कोई उन्हें रिश्वतखोर न कहे। हाईकोर्ट ने उल्टे पैर महुआ की याचिका को ही खारिज कर दिया। याचिका में महुआ पर रिश्वत के आरोप लगाने से रोकने की मांग की गई थी। तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने गुहार लगाई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहद्राई उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना बंद करें। साथ ही ऐसी कोई भी सामग्री बनाने, पोस्ट करने, पब्लिश करने, अपलोड करने या बांटने से रोकने का निर्देश दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील जयअनंत देहद्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर बहुत आभारी हूं कि मेरे और निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अंतरिम आवेदन खारिज हो गया है। ये कुछ लोगों की ओर से एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास था जो हमें सच बोलने से रोकना चाहते थे। हम उनकी भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़ाई में पूरी मजबूती से खड़ा हूं। इन सब के पीछे असली एक्टर अपील दायर करने वाले शख्स के अलावा ओडिशा का एक व्यक्ति है, मगर मैं आभारी हूं कि आज हमारे पक्ष में फैसला आया। फिलहाल ये मामला अदालत में लंबित है, इसलिए मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ
जांच चल रही है। इसी सिलसिले में ईडी से गोपनीय सूचना मीडिया में लीक किए जाने के विरोध भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि मोइत्रा संसद की पूर्व निर्वाचित सदस्य हैं और लोगों को सार्वजनिक हस्तियों से संबंधित किसी भी खबर के बारे में जानने का अधिकार है। मोइत्रा ने जांच के सिलसिले में कोई भी गोपनीय, संवेदनशील, असत्यापित, अपुष्ट सूचना प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लीक करने से ईडी को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अदालत से अनुरोध किया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को निषिद्ध करने के आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब ये किसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। अगर कोई सांसद या विधायक सदन में नोट लेकर वोट देता है या भाषण देता है तो अब उस पर मुकदमा चलेगा। ये खबर रिश्वत लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा और उनके समर्थन में कूदफांद करने वाले विपक्षी नेताओं की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि महुआ ने रिश्वत लेकर सिर्फ सवाल ही नहीं पूछे बल्कि पकड़े जाने के बाद जमकर ड्रामा इसलिए किया क्योंकि वो एक सांसद थी और ऐसी नौटंकी करना अपना विशेषाधिकार मानती थी। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की बेंच ने सदन में वोट डालने और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों और विधायकों को अभियोजन से छूट देने 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अब कोई भी सांसद या विधायक पैसे लेकर ना तो सदन में भाषण दे सकता है ना वोट। अगर ऐसा करते हैं तो उन पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 वाले फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती, ये विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे लेकर सवाल करना तो जहर जैसा है, ये चीज तो कैंसर सरीखी बीमारी के समान है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की संविधान पीठ ने कहा कि अगर कोई सांसद राज्यसभा चुनाव में सवाल पूछने या वोट देने के लिए पैसे लेता है तो वे अभियोजन पक्ष से छूट का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देने के लिए पैसे लेना या प्रश्न पूछना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का नरसिंह राव फैसला पलट दिया। मामले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजेस की बेंच ने यह साझा फैसला किया, जिसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन पर पड़ेगा। उन्होंने विधायक रहते रिश्वत लेकर 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में राहत की मांग की थी। सांसदों को सदन के अंदर की गतिविधि के लिए मुकदमे से छूट हासिल है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि रिश्वत लेने के मामले में ये छूट नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी विधायक अगर रुपए लेकर सवाल पूछता है या रुपए लेकर किसी को वोट करता है तो उसके लिए उसे कोई संरक्षण नहीं मिलेगा और ना ही उसे कोई प्रोटोकॉल मिलेगा, बल्कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसे लेकर सवाल पूछना और कोर्ट करना संसदीय लोकतंत्र के लिए जहर जैसा है, संसदीय लोकतंत्र के लिए कैंसर है और इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे में पैसे लेकर संसद में कुछ भी करने पर कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। जिस तरह अपराधी के खिलाफ केस चलता है वैसा ही केस चलेगा। 1998 में 5 जजेस की संविधान पीठ ने तय किया था कि पैसे लेकर वोट देने या भाषण देने के लिए जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 1998 में फैसले में सांसदों के और विधायकों के सदन में भाषण देने या फिर वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर भी अभियोजन से छूट दी गई थी। देश की राजनीति को हिलाने वाले रिश्वत कांड के इस फैसले के 25 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत पुनर्विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सांसदों और विधायकों के कृत्य में आपराधिकता जुड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हालिया फैसले के बाद शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को तैयार हो गए। इसमें भी एक शर्त लगा दी कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देंगे। केजरीवाल का जवाब तब आया जब उन्हें ईडी के 8वें समन पर पेश होना था। केजरीवाल ने ईडी को 12 मार्च तक का वक्त दिया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने से ईडी ने साफ इनकार कर दिया। असल में केजरीवाल की प्लानिंग ये थी कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे और सवाल जवाब का लाइव प्रसारण करवा देंगे। ईडी की पूछताछ को एक सियासी इवेंट बना दिया जाएगा, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। केजरीवाल के सामने आमने सामने की पूछताछ होनी है। उनका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का प्रावधान ही नहीं है। ईडी के इनकार से बौखलाए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारा स्टैंड वही है, समन गैर कानूनी है। बीजेपी वाले बहुत दिन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि उनके सवालों के जवाब देने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए
ईडी को ये जवाब भेजा। पहले लिखित में सवालों के जवाब देने की बात कही तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कही है। अगर ईडी को इसमें भी दिक्कत है तो इसका मतलब ईडी या तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है या उनको अपमानित करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है, तो क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है? ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात को नकारा तो आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि ईडी का मकसद जांच करना नहीं है। भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। केजरीवाल जवाब देने को तैयार हैं तो ईडी पूछताछ क्यों नहीं कर रही? इनका मकसद जांच करना नहीं, इनका मकसद बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। केंद्र सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करे, पूछताछ का लाइव प्रसारण हो। ईडी ने इससे पहले भी सीएम केजरीवाल को कई समन जारी किए, लेकिन उन्होंने इन सारे समन को अवैध बताते हुए केंद्रीय एजेंसी के सामने वे पेश नहीं हुए थे। उन्होंने एजेंसी से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि समन अवैध है, लेकिन फिर भी वो जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी को पूछताछ के लिए 12 मार्च के बाद की कोई तारीख देने को कहा था। केजरीवाल की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में सामने आई जब 27 फरवरी को ईडी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में समन जारी किया। 4 मार्च से पहले पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 12 मार्च के बाद की तारीख देने को कहा है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए पेश होंगे। केजरीवाल को इससे पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए 7वां समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 31 जनवरी को समन जारी कर 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।